हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। ये हमने पूरी तरह से ठान लिया है कि आपको हम 40 के 40 क्वेश्चन सही कराएंगे और 100 मार्क्स दिला के छोड़ेंगे। यूपीएसआई में मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ही हल्के में न लीजिएगा और क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज, फिर हमने सीरीज स्टार्ट किया प्रैक्टिस सीरीज, और अब कुछ बच्चों ने कॉल्स और मैसेज थे जिन्होंने कहा कि सर अगर 17 के क्वेश्चन करा दीजिए महत्वपूर्ण तो अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने आपके कहने पे 17 के लिए सीरीज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज स्टार्ट की, और आज का हमारा जो डे है वो दूसरा है, अर्थात दूसरी क्लास है। तो क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि समान आयतन वाली दो बोतलों, देखो हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और उनके कीवर्ड को ढूंढो क्या है, ठीक है ना। कि समान आयतन वाली दो बोतलों में 2, 3 और 7, 3 के अनुपात में दूध और पानी है। ये दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें। यदि इसका आयतन 200 लीटर है और यह पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है, पूरी तरह इस मिश्रण से भरी हुई है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समान आयतन वाली है। कीवर्ड क्या है? समान आयतन वाली। दो बोतलें हैं, तो एक यहां पे देखो, इनकी क्षमता 3, 2, 5 है। कितनी है? 5 है। 7, 3, 10 है। ये गड़बड़ है, इसको 10 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 6। दूध एवं पानी है, ये दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, तो बड़ी बोतल दूध और पानी में अंतर ज्ञात करें। तो इनका आयतन जो कि 200 लीटर है, तो यह पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझिए, जैसे कि एक बोतल ये है और एक बोतल ये है, दोनों को मिलाया गया। एक्चुअल में ये 2, 3 था, तो मैंने इसको बराबर किया तो कितना हो गया? ये मिल्क और वाटर है ना। दो बोतलों में क्या है? दूध और पानी है, तो मिल्क और वाटर। तो मैं फाइनली कह दूं कि चलो अच्छा लिख देता हूं कि 2:3 है, ठीक है। और इसमें मिल्क और वाटर है तो इसमें 7:3 है। चूंकि उसने कहा है कि दोनों बर्तन के आयतन क्या है? समान है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। इसी 10 बनाने के लिए मैं 2 से क्या करूँगा? गुणा करूँगा। इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो एक नया बनेगा, मिल्क और वाटर का जब रेशियो होगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7, 4, 11 और 6, 3, 9, ये हो गया। और कह रहा है कि ये जो है ना 200 लीटर मिश्रण से पूरी तरह भरी हुई है। कितना? 200 लीटर मिश्रण से भरी हुई है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं मिल्क कितना है और वाटर कितना, तो आप अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन पूछा ये नहीं है, पूरी तरह से भरी है। तो कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें। जब आपने दोनों बोतल को मिला दिया तो अंतर कितना है? 2 का। तो मैं कहता हूं आंसर वही होगा जो 2 का मल्टीपल होगा। यहां पे इसको छोड़कर सारे ऑप्शन 2 के मल्टीपल में हैं। आप देखिए, तो 20 की वैल्यू कितना है भाई मेरे? 200 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 20-200 और 10 दूना कितना आ जाएगा? 20 लीटर आ जाएगा। जब दोनों के आयतन समान थे तो हमने सिंपली क्या किया? इसको जोड़ दिया, ठीक है। पेपर में आप सवाल कैसे करते? आप कहते 4 ये है, 7 ये है, तो 11 हो गया सर, और 6, 3, 9 हो गया, ठीक है ना। आपको 2 की 11, 9, 20, तो 20 की वैल्यू ये आपको पता चल जाता है कितना है। तो आप कहते सर 200 है, तो 2 की वैल्यू पूछा था, ठीक है ना। 2 दहम 20, ये कट जाएगा तो 20 लीटर आ जाएगा। इतना बड़ा था, आप मान लीजिए कि 5 सेकंड में आप सवाल को बना सकते। आगे चलते हैं। कह रहा है एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वो निवेश करते हैं, यदि वह 5, 3, 4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6, 9, 8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स, वाई और जेड द्वारा निवेश किए गए थे। तो मेरी बात ध्यान समझिए कि ये क्या है बताओ। जिस समय अवधि के लिए वो निवेश करते हैं, यदि वह मतलब यह टाइम है, तो पहले इस कंसेप्ट समझिए। कीवर्ड तो आपने देख लिया, ये क्या देखा? टाइम का अनुपात दे रखा है। और व्यवसाय में प्राप्त लाभ, ये लाभ का अनुपात दे रखा है। वो आपसे पूछा है निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा है। तो पहले इसकी पूरी लॉजिक समझे क्या होता है। तो आप कहते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है? टाइम होता है। तो अगर यहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, निवेश, जब भी मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना होगा
तो पेपर में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट और टाइम के रेशियो, जो अनुपात है उनका रेशियो ले लेंगे। तो आप कुछ मत करिए, आप प्रॉफिट लिखिए। प्रॉफिट का अनुपात कितना है, तो आपने कहा कि 6, 9, 8 है। एक्स वाई जेड जो है 6, 9, 8 है। आप मेरी बात समझिएगा। लेकिन जो समय का अनुपात है, जो टाइम का अनुपात है बेटा, वो 5, 3, 4 है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। इनका जब आप रेशियो लेंगे P/T, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो यहीं पे जब आप रेशियो ले लेंगे तो आप ये कहेंगे कि बताओ मुझे भाई, रेशियो फ्रैक्शन कभी भी रेशियो मतलब कि जो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये रेशियो बन गया है ना। तो 5, 3, 4 कैल्शियम लेंगे, 5, 3, 15, चौको 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छंग कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 छंग 72। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3, 20, 60, 2, 9, 18, 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो 15, 15, 8 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। आप देखिए 9, 8, 72, ठीक है ना, 9 से घटेगा तो यहाँ पे हम 72 देखो किसका है, 6 का है, तो 12 से कट जाएगा, तो 12 छंग क्या हो जाएगा, 12 छंग 72, 12, 15, 180, 12 दहम्मा 120, 6:15:10। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है जब यहीं पे आया था तो आप क्या लिखते, 6/5 तक कर दे, डायरेक्ट आप सवाल बना के निकल जाते, या तो और सिंप्लीफाई कर लेते इसको, तब भी आपका बन जाता है। लेकिन देखिए कैसे, तो आप खैर कोई बात नहीं, आप इतना कर लो, रेशियो कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीएसआई 2017 में आया था, 21 तारीख का पेपर हुआ था किसी शिफ्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल जो छात्र हैं वो 100% होते हैं अपने आप में। तो यहाँ पे देखिए आप ये कहेंगे कि हमेशा दोनों में क्या हुए हैं, जो दिया गया डाटा उससे फोकस करते हैं। अगर यहीं पे मैं कह दूं कि ये फिजिक्स है और बेटा ये केमिस्ट्री है, ये जो वाला ये जो पोर्शन है ना, वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि 10% छात्र उत्तीर्ण हुए किस में, दोनों विषयों में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। वैसे बताओ मुझे फिजिक्स में कितने हुए, तो 48, तो ये कितना हो गया 38, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 30, 30, 60, 10, 70, 78, 2, 80 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसका मतलब है कि 100 में से 80% क्या हो गए, पास हो गए, तो 20% ऐसे हैं, 20% ऐसे स्टूडेंट हैं तो दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप आराम से बता पाएंगे कितना हो जाएगा, 20% डायरेक्ट निकाल दो। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये परसेंट में है बेटा, ये सब किस में, परसेंट में है। चूंकि 10, 10 मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा है ना। फिजिक्स देखिए 38, 10, 48, 32, 10, 42। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 4 की बात करूंगा बेटा, तो कह रहा है कि एक नारंगी बैग में 4 हरे, 4 पीली और 4 गुलाबी गेंद है। अगर दो गेंदों को, ध्यान दीजिएगा, आप कीवर्ड ढूंढे, दो गेंदों को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि तीनों गेंदें एक ही रंग की हों। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि दो गेंदें निकाल लें, तो बेटा ध्यान दो, 4C2 प्लस 4C2, 4 को सिलेक्ट किया और 2 अरेंज करना है इनको, तो 4C2 अपान कितना हो जाएगा, टोटल बॉल कितनी है, 4, 4, 8, 4, 3, 12, तो 12C2 में से। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि 4C2 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल में और 2 गुणे फैक्टोरियल 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 और 3 दूना क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6, 6, 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। 12C2 का मान निकालेंगे हम, 12C2 का मान जब निकालेंगे तो ये 12 गुणे 11 गुणे 10, ठीक है ना, और ये 2 गुणे फैक्टोरियल 10 ऐसे होगा। तो 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6 त्रिक 18 और 6 11 क्या होता है, 66 होता है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, मतलब कहने का कि टोटल बाल हमारी कितनी है, 12 है। 4 में से 2 2 गेंद निकालना है, 4 में से आपने सिलेक्ट किया, क्या करना, संभावना पूछा है, तो 4 में से 2 2 गेंदों के अच्छे रूप से निकाला जाता है। तो 3 गेंदें एक ही रंग की हों तो एक ऐसे क्या रहेगा, 4C2 4C2। और NCR की वैल्यू, फार्मूला क्या कहता है बेटा, NCR, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस फैक्टोरियल का r होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से मैंने वैल्यू निकाल दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार
कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है। अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाएं जो अभी भी भरा हुआ नहीं है। तो मेरी बात ध्यान समझिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की, तो ध्यान से सुनो कि मान लीजिए कि कंटेनर है, कैसा है, बेलनाकार है, ऐसे है बेटा, ठीक है ना। इसको एक ऐसे कंटेनर मतलब उसमें डालना है बर्तन में, बर्तन कैसा, अर्धगोलाकार है, ठीक है ना। मेरी बात आप ध्यान समझिएगा कि दोनों इसका आयतन जो होगा इसमें पलट देंगे। जैसे मेरे पास एक बड़ा बर्तन है, उसमें छोटा बर्तन 5 लीटर की बाल्टी, एक ड्रम है, 5 उसमें डाला तो ड्रम तो भरेगा तो है नहीं, नहीं भरेगा। तो इतना पता है कि ड्रम की क्षमता में से इतना घटा देंगे तो हम बता देंगे कितना भरा है। हमसे क्या पूछा है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले क्या बेलनाकार बर्तन 3 और 4 कंटेनर की सामग्री 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है और अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का पता लगाएं जो अभी भरा हुआ नहीं है। तो पहले ये पता करो कि इसकी क्षमता कितनी है और इस क्षमता में से कितना नहीं भरा है। कराया कि पता लगाएं जो अभी भरा हुआ नहीं, वो भी किस में, परसेंट में आपसे आंसर पूछा है। तो आप पहले इसकी क्षमता निकालिए। तो मैं कहूँगा कि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। आप कहेंगे यस सर। इधर देखो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और एच होता है, तो पाई तो रहेगा ही रहेगा और आर की वैल्यू 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 36 पाई इसका आयतन है। इसका मतलब इस बर्तन में जो इसका आयतन इसमें डालेंगे तो 36 पाई भर जाएगा। लेकिन इसकी टोटल क्षमता कितनी है, तो मैं कहूँगा कि 2/3 2/3 पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 36 छक्का 216, तो 6 36 गुणे क्या है 6 है, गुणे 6, तो 3 गुना 6 कर दूंगा तो मैं कहूँगा 36 गुना 72 गुना 144। इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया इस कंटेनर की क्षमता है कितनी, 144 पाई है। इसमें सब इसको डालेंगे तो 144 में से कितना भर जाएगा, 36 पाई भर जाएगा। तो बचेगा कितना, 14 में से 6 गया 8 और 108 पाई क्या होगा, बच जाएगा। कितने में से, परसेंट में पूछा है तो 144 पाई में से 68 पाई 108 पाई बच जाएगा। तो परसेंट में हमें बताना है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 12 बार हम 144 तो 12 9 108। आप देखिए कि 1/12 की वैल्यू अगर हम कट करना चाहें तो कट करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 3 12 और 4 25 क्या होता है, 100 होता है और 3 त्रिक 9, तो 25 ત્યાં कितना आ जाएगा 75। तो आप कहेंगे सर 75% आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 3 संख्याएं 12 9 4 के अनुपात में हैं, ये दोनों का HCF 5 है, ठीक है। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आप देखिए कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। लोग बोलते बहुत हार्ड था, मुझे नहीं लगता कि अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप सवाल आराम से कर पाएंगे, पर आपको सवाल समझ में अच्छे से आने चाहिए। ये 3 संख्याएं 12 9 4 के अनुपात में हैं, ये दोनों का HCF 5 है, तो उनका LCM ज्ञात करें, ठीक है ना। ये दोनों का HCF 5 है, तो आप ये जानते हैं कि जो संख्याएं चाहे जो संख्याएं लिखी होती हैं उनके साथ में HCF का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि ये संख्याएं, मेरी बात ध्यान सुनो, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि उनका LCM क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे इतना पता है कि 9 तो आएगा ही आएगा, तो जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ये भी ऑप्शन में है, ये भी है, ये भी है, 3 ऑप्शन में बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इनका मैं कह दूं कि ये संख्याएं क्या है, ये 12x है, ये 9x है और क्या है, ये 4x है। तो जब यहाँ से हम इनका LCM लेंगे तो मुझे पता है कि 12 9 और 4 का LCM कितना हो जाएगा, मतलब 36x। तो आप कहेंगे कि 36x जो है उनका LCM है, ठीक है ना। और यहीं पे x क्या है, HCF है। तो आप क्या कहेंगे कि 36 गुणे 5 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो x है ना, ये जो x है ये क्या होता है, ये HCF ही तो होता है। इसका मतलब है ये यही तो वैल्यू क्या है, जो x है यही तो 5 है। इसका मतलब जो है कि मैंने जब LCM लिया, इसका LCM ले लिया तो इतना मिल गया मुझे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है, तो कोच का वजन का पता लगाएं, ठीक है। ध्यान से सुनो कि 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है कब, जैसे मैंने ये कह दूं आपसे, ये तो ओरल सवाल है कि 6 व्यक्ति हैं, अगर 7वां व्यक्ति एक आ जाए और उसके आने से औसत में चेंज नहीं आया, इसका मतलब है कि जितना औसत था उतना ही है। लेकिन अगर उसके आने से औसत में वृद्धि हो गई तो इसका मतलब है कि वो औसत से अधिक है, ठीक है ना।
आप मुझे बताओ कि अभी कितना हो गया, 67 हो गया। कितनी वृद्धि हुई है, सब में एक एक की वृद्धि हो गई। कितने लोगों में वृद्धि होगी, 6 पहले थे और एक उसमें 7 की वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 7 7 14, 6 खिलाड़ियों की औसत। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मतलब पहले 66 था, पहले कितना था, 66 था, तो 7 बढ़ गया, तो 7 6 13 के 3 और 6 7 73 kg आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं आया तो ये देखो, मैं कहता हूं कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सबके औसत वजन में एक नया व्यक्ति, 7वां व्यक्ति जब आ गया तो औसत वजन में वृद्धि हो गई और सबका औसत वजन हो गया 67 67 67 67 67 67, ठीक है ना। ये 67 हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ कब हुआ, जब एक वृद्धि हुई। इसका मतलब पहले कितना था, 66 66 66 66 66 66 था। अगर ये भी 66 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस 66 में एक एक वृद्धि हो गई, +1 +1 +1 +1 +1 +1 वृद्धि हुई, और यहां भी +1 वृद्धि हो गई। तो ये +1 वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि औसत से इतना भार उसका अधिक था। तो 1 2 3 4 5 6 7, यही चीज लिखा है कि पहले औसत 7 था, औसत से 7 उसका वजन अधिक है। तो मैंने यही कहा कि 66 + 7 जो होगा वो 73 kg आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है? लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉलो करेंगे पेपर में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेनें प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। प्रत्येक ट्रेनें, कीवर्ड है, प्रत्येक 225 मीटर लंबी है, ठीक है ना। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं, ठीक है ना। तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं। तो आप मेरी बात समझिएगा कि जब 2 ट्रेनें, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रही हो, लेकिन क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, और इसका मतलब है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, दोनों सेम दूरी, मतलब 225 225 450 मीटर दूरी को ही क्रॉस करेंगी। तो मैं कहता हूं कि जब दोनों की स्पीड, देखो मेरी, अब आप यहां देखिए कि 225 कितनी दूरी हो जाएगी, 450 450 450। जब वो जाएंगे दूरी कितने समय में, 90 सेकेंड में। कितने, 90। तो 9 पीछे 45, मैं कहूंगा कि 90 सेकेंड में जाएंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कब है ये, कब है कि एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। तो अगर मैं कह दूं कि एक तेज ट्रेन है, एक तेज ट्रेन है ना, तेज ट्रेन, और एक क्या है, धीमी ट्रेन। आगे ध्यान दो, धीमी ट्रेन। तेज ट्रेन की चाल को अगर मैं S1 कह दूं, इसकी चाल को मैं S2 कह दूं, तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2 बराबर किसके, तो आप कहेंगे 5 के, ठीक है ना। और वहीं पे जब एक दूसरे विपरीत दिशा में आती हैं तो उन्हें लगता है 10 सेकेंड। इसका मतलब है कि 450 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब उनकी स्पीड जो है 45 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 45 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब है कि जो S1 + S2 करेंगे तो वो 45 मीटर पर सेकेंड है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2S1 बराबर किसके, 50 के। तो S1 जो हो जाएगा वो 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। बताओ कोई दिक्कत आपसे? लेकिन सवाल में पूछा है कि तेज ट्रेन की गति क्या है, तो मैंने तो S1 ही माना था, S1 मेरा डायरेक्ट मिल गया। लेकिन आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 25 को क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 50 25 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 90 किलोमीटर स्पीड है इसकी, फास्ट ट्रेन की। आगे चलते हैं। करा कि ए और बी एक साथ एक काम को, कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएंगे। मतलब कीवर्ड देखिए, एक साथ कौन, ए प्लस बी, कितने दिन में, 12 दिनों में। फिर बी और सी एक साथ 15 दिनों में। फिर ए और सी एक साथ 20 दिनों में। लेकिन सब एक साथ काम करते कि दोनों खत्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान होगा कि a + b + c और c + a जब मैं कहूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 12, ये कितना होगा, ये 15, और ये कितना होगा, 12 15 और 20। 12 15 20 कैल्शियम जो होगा वो 60 बनेगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेई
60, ठीक है ना। इसका मतलब ये इनकी क्षमता हो गई, क्या होगी बेटा, ये इनकी क्षमता हो गई कि a प्लस बी 1 घंटे में 5, b प्लस c 1 घंटे में 4 और c प्लस a 3 काम करते हैं। लेकिन आप जोड़ेंगे तो a 2a 2b 2c, तो 2a प्लस b प्लस c की बात करूंगा तो 5 और 9 3 12, और इसका मतलब है कि तीनों लोग मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में 6 काम करेंगे, 2 छंग 12, 6 काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक दिन में 6 काम करेंगे तो ये पूरा काम 6 धामा 10, इसका मतलब है कि 10 दिन में पूरे काम को खत्म करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। तो चूंकि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पे ही ब्याज प्राप्त होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई धन 1000 है, ध्यान समझो, बिल्कुल ओरल सवाल है, 1000 है तो वो 1200 हो गया, 1200 हो गया, कब हुआ, 5% की दर से 2 वर्ष में। तो मैं कहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट, आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 5% में वृद्धि हो जाती है, जो कुछ भी रहा होगा, अगर मैं कहता हूं प्रिंसिपल है 2 वर्ष में ब्याज दर कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा, यही तो होगा, बढ़ जाएगा। तो रेट इंटू टाइम होता है, तो 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। इसका मतलब पहले 1000 था, फिर 10% इंक्रीमेंट हो गया तो वो कितना गया, 100। तो अब कहने का मतलब है कि 1300 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपये था, 1200 हो गया, लेकिन कह रहा है कि अगर 5% दर 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब 10% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाला है। 1000 का 10% 100, पहले 1200 मिल रहा था, 100 और मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और कितना है, 25 लाख रुपए में उसे बेच दिया, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 है ना, लाख 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000, 2 लाख की जमीन खरीदा, 2,50,000 बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप बेटा देखो ऐसे करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 रुपए की जमीन खरीदा और 25 में बेच दिया, तो 20 में कितने का प्रॉफिट हुआ, लाख भाग गया, कोई मतलब उससे नहीं है, तो आप परसेंट निकालोगे तो 20 2500 और 5 हम 25% आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीएसआई में इतने भी हल्के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप 21 देखोगे तो इससे भी आसान सवाल आए थे। यहाँ देखिए, इस पे ऐसे सवाल जब भी आए जब डेटा से रिलेटेड, तो ये आपका पाई चार्ट का सवाल है। कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान खेल गतिविधियों के एक देश का खर्च बताता है। रेखाचित्र का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 20 लाख है, कितनी, 20 लाख, इतना तो दे रखा है। फिर कह रहा है यदि साल भर में खेल पर खर्च की गई कुल राशि 90 लाख है, देखो कितना, 90 लाख है, तो विभिन्न श्रेणियों के बीच वितरण का प्रतिशत वही रहे। तीरंदाजी पर खर्च की राशि निशानेबाजी से अधिक है। तीरंदाजी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि वितरण प्रतिशत वही रहे, मतलब जो पहले था वही रहे, कह रहा है तो तीरंदाजी पर खर्च की गई राशि निशानेबाजी से अधिक है। तो तीरंदाजी पे कितना खर्च हुई थी, 60, निशानेबाजी से 40, कितना अधिक है, 20 अधिक है, कितना अधिक है, 20 अधिक है। आप ये समझिए कि 360 की जो वैल्यू है ना, 360 की जो वैल्यू है डिग्री की, वो कितना है, तो आप कहेंगे सर कितना लाख है, क्वेश्चन में 90 लाख है, कितना, 90 लाख, ऐसे लिखूंगा मैं, आप पूरा मत लिखो। तो आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा है कि इतने की वैल्यू है, 20 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा है, बस कुछ और नहीं करना है। 9 चौक 36 है ना, और 4 पंचे 20, ये लाख बचा रहेगा तो कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंतर जो है वो क्या है, 5 लाख है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं, नोट कर लिया। कह रहा है कि डिस्कस थ्रो जिम्नास्टिक दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि, डिस्कस थ्रो और जिम्नास्टिक दोनों पर खर्च की गई राशि, तो 70 और 40 कितना हो जाएगा, 110। डिस्कस और जिम्नास्टिक पर 70 और 40 कितना, 110 डिग्री है। आइस हॉकी और शतरंज दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि के बीच अनुपात, आइस और हॉकी और शतरंज, आइस हॉकी और शतरंज, तो कितना, 50-50-100, कितना, 50-50-100, मतलब कहने का है कि 110 और 100 का जब रेशियो लेंगे तो 11:10 आ जाएगा। सो ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, वैसे ही पहले दिख गया था 110 तो 11 तो आना ही आना था, या 11 का मल्टीपल आ जाता, तो एक ही ऑप्शन था 11, तो वही हमारा आंसर बन गया। आगे चलते हैं, जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि। तो जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर, तो जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी कहाँ है भाई, जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी 7 5 12 120 120। तो जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि, तो जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी पर मिलाकर 7 5 12 120 डिग्री है। फिर कह रहा तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च की गई राशि से कितने % अधिक है। क्या है, तीरंदाजी और निशानेबाजी, है ना। तो तीरंदाजी और निशानेबाजी पे क्या है जरा देखो, तीरंदाजी का ये है और निशानेबाजी ये 60 40 100, ठीक है ना, कितना है बेटा 100 है। तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों पर मिलाकर खर्च किए राशि से कितने % अधिक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पर मिलाकर 100 डिग्री खर्च हो रही है, इससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 है। से कितना है, 100 से 20 अधिक है, तो आप कहेंगे सर 20% अधिक है। 100 में किसी चीज का मान ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पी और क्यू के बीच चलने की दर का अनुपात 4:7 है, मतलब कि उनकी जो चाल का अनुपात है, ठीक है ना। अगर एक यहाँ पे देखो चलने की दर बात किया है, ठीक, अगर एक दूरी को तय करने के लिए पी द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि जब दूरी कांस्टेंट है तो जो टाइम का अनुपात होगा, क्या, जो टाइम का अनुपात होगा वही आपका उसका उल्टा स्पीड का अनुपात आ जाएगा उसके, है ना। चलने की दर मतलब स्पीड का अनुपात दे रखा है बेटा, स्पीड का जो अनुपात है वो 4:7 है, तो टाइम का अनुपात जो होगा उल्टा आ जाएगा, तो 7:4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो P, अब ये क्या है, P है और ये क्या है, Q है। तो P द्वारा लिया जाने वाला समय 56 है, तो आप कहेंगे कि 7 8 56। तो यहाँ पे बात करूंगा तो 4 8 क्या हो जाएगा 32। इसका मतलब है कि Q द्वारा क्या पूछा है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, है ना। तो Q द्वारा जो समय रहेगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 32 मिनट हो जाएगा टाइम, है ना। तो 56 मिनट वहां लग रहा था, तो 32 मिनट यहां लग जाएगा। आगे सवाल पे आते हैं, कह रहा निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निम्न प्रश्न में यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, ये अगर ये है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ये बेटा बी है और ये क्या बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो आप लिखेंगे 0.54 प्लस 0.36, और यहाँ पे क्या करूँगा 0.54 माइनस 0.36, ठीक है ना। और बटे में क्या है 0.18 इंटू 0.9, 0 लिख दो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा, वो भी कैसा पॉइंट का 9। और यहाँ पे बात करेंगे तो 14 में से 8 गया, मतलब कि, और 4 में से 3 गया, इसका मतलब 0.18 आ जाएगा। आप देखिए कि ऊपर नीचे एक ही चीज़ आ गई है, जब ऊपर नीचे एक ही चीज़ आ गई तो ये इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15 16 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 11 बचता है। इसका मतलब आप फोकस करिए सबसे छोटे नंबर पे कौन सा। अगर मैं कह दूं कि इसमें से मैं 11 घटा दूं तो वह नंबर इन सभी डिजिट से कटेगा। इसका मतलब वो नंबर 15 से भी कटेगा, वो नंबर 16 से भी कटेगा, वो नंबर 18 से भी कटेगा, वो नंबर 20 से भी कटेगा, ठीक है ना। अगर नंबर 18 से कट रहा है तो नंबर 9 से भी कटेगा, ये बात तय है। तो ये कितना हो जाएगा 720, 720 9 से कटेगा। अरे भाई 0 और 3 में से 1 गया 2, 7 आ गया। अब देखो 720 9 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 4 16 से भी कटेगा। क्या आप कहेंगे 16 चौको 64 और 16 पंचे 80, 16 से भी कट रहा है। 5 और 3 दोनों से कटेगा, यस। 5 और 4 दोनों से कटेगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या इसको नहीं चेक करेंगे। इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या है, तो मैंने ऑप्शन भी सबसे छोटा चेक किया। अगर इससे भी कोई छोटा नंबर होता, वो अगर सेटिस्फाई कर रहा होता, तो मैं इसको छोड़ के उस पर चले जाता, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करा कि ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 30 दिन और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर ए और सी उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने दिनों में वे सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है।
और है कुछ नहीं सवालों में। अलग अलग दिन में 30, 10, 30 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि A, B, C 10, 30 और 12। तो आप कहेंगे कि 12 पंचे 60, टोटल जो वर्क है कितना है 6, 2 और 5। टोटल वर्क कितना है 6, 2, 5। कह रहा है कि शुरू में भी 6 दिन अकेले काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 12 काम करेगा। यहाँ से 12 घटा देंगे तो जो काम आएगा वो 48 आ जाएगा। यही क्या है, यही शेष काम है। इसी शेष काम को करने के लिए कौन आएगा अब, कह रहा है कि और फिर A और C उसके साथ जुड़ते हैं, है ना, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष कार्य को पूरा करेंगे। अब इसका मतलब तीनों लोग कार्य करेंगे, 6, 2, 12, 5, सॉरी 6, 2, 8, 5, 13। ये 13 एक दिन में 13 काम करते हैं तीनों लोग मिलकर, तो 48 काम को करेंगे। ये 13 तियां 39 है ना, 13 तियां 39 और 9, तो 3 सही 9/13 दिन में उस शेष काम को तीनों लोग मिलकर कर पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि 7, 9, 8, 9, 10, 12, 12, 12 उपरोक्त डेटा से माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक पहले निकालेंगे हम, ठीक है ना। और आप जानते हैं किसी दिए गए डेटा में जो 12, जिसकी जो संख्या ज्यादा बार आई हो, है ना, या जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो 12 कितनी बार आया, 3 बार आया है, बाकी कोई नंबर इससे ज्यादा बार नहीं आया। तो मैं कहता हूं कि आंसर माध्य और बहुलक, तो इसका मतलब आंसर वही होगा जहां पे 12 बाद में है, तो ना तो ये बनेगा ना तो ये बनेगा। अब आप कहेंगे सर माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए आप ये देखिए कि 12 3 36 और ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 36 10 46, ये 46 हो गया, और 9 8 17, 3 20, 4 24, कितना हो जाएगा 24। इनको जोड़ेंगे 40 बीट से 8 तो 70, तो 70 आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब है कि ये 10 आ गया माध्य, और बहुलक कितना आया 12 आया। तो 10 12 वाला ऑप्शन कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है ना। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम, मतलब है कहने का है कि सबका 20 20 20 मतलब 32 32 32 32 32 है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि देखो ऐसे 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पे एकदम 20, सबका औसत वजन 32 32 किलोग्राम है। समझो मेरी बात को, जब आप ये बात समझ पाओगे बेटा तो ओरली सवाल को बना पाओगे। कह रहा है कि 2 पुरुष ए और बी दोनों आ गए, अगर मैं कहता हूं इनका भी वजन 32 होता और इनका भी वजन 32 होता तो कोई औसत में चेंज नहीं आता, लेकिन क्या हुआ अगर बढ़ गया तो औसत से अधिक है। कह रहा है कि औसत वजन 34 किलो हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब 2 2 2 2 सब में वृद्धि हो जाएगी, 2 2 2 2 सब में वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब दोनों का वजन अगर 64 किलोग्राम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 64 से कितना अधिक है तो 22 हो जाएगा, और 22 दूना 44, 22 दूना 44। इसका मतलब है कि 60 40 100 108 दोनों को मिलाकर 108 वजन है। कह रहा है ए का वजन कितना है, यदि बी का वजन 40 है तो बी का वजन अगर 40 है तो ए का जो वजन होगा वह 68 kg आ जाएगा। आपका आंसर यहीं पे हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल 17 में पूछे गए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करके जाइएगा चैनल को, और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।